इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। शर्म तो दीदी को आनी चाहिए, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठकर रोटियाँ तोड़ रही है। भाग 2। इशिता अपने ससुराल तो वापस आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग से अपनी भाभी की बातें नहीं निकल रही थी। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है जो उस पर इतने सारे आरोप लगा दिए। इशिता आज उस घर से अपमानित होकर आई थी जिस घर में कभी उसे राजकुमारी की तरह रखा जाता था। भाभी तो पराई है, लेकिन माता पिता और भाई ये तो मेरे अपने थे। तो फिर इन्होंने गलत का साथ क्यों दिया? क्यों वो इतने लाचार थे कि गलत के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए? बात पैसे या कपड़ों की नहीं थी, बात थी थोड़ी सी इज्जत की। अगर एक बेटी ने अपने मायके वालों के लिए बढ़ चढ़कर कुछ किया तो उसका थोड़ा सा आदर तो रखना चाहिए था। मैंने भाभी से कोई करोड़ों की जायदाद तो नहीं मांगी थी ना, कि मुझ पर इतने सारे आरोप लगा दिए। मैंने तो कभी उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, तो फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ऐसे बहुत सारे सवाल इशिता के मन में घूम रहे थे, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने मायके जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी भाभी नंदिता के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। कभी कभी माँ और पिताजी बुलाते तो कुछ देर के लिए वो अपने मायके चली जाती थी, लेकिन उसकी भाभी कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब भी वो जाती तो नंदिता अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, और ना ही उसको अपने छोटे से भतीजे से मिलने देती थी। वक्त गुजरता गया और माता पिता का भी देहांत हो गया, और फिर तो कभी इशिता का अपने मायके जाना हुआ ही नहीं। फिर एक दिन अचानक इशिता ने अपने भाई नमन को मार्केट में एक दुकानदार से बहस करते हुए देखा। ये सब देखकर इशिता ने अपने भाई से जाकर पूछा कि भैया, आप इस शहर में और आप इस दुकानदार से ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? अपनी बहन को देखते ही नमन बात को संभालते हुए बोला कि मैं एक साड़ियों की दुकान में काम करता हूँ और मैं इस दुकान पर भी सामान देने आता हूँ, लेकिन इस दुकानदार ने 6 महीने से उस सामान का 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया। मुझे मेरे मालिक ने कहा है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल से नौकरी पर मत आना। मेरी नौकरी खतरे में है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं रास्ते पर आ जाऊँगा। मगर भैया, आप तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे ना, तो फिर ये साड़ियों की दुकान में कैसे? क्या बताऊँ, जब से तुम उस घर से गई हो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई है। भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस घर से रूठ कर या नाराज़ होकर नहीं आई। बस जो हुआ उसके लिए अपनी किस्मत को दोषी मानती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद भी मैं अपने मायके नहीं जा सकती। मुझ पर इतने सारे आरोप लगाए गए, लालची और लूटने वाली करार दे दिया गया, और फिर जहाँ इज्जत ही नहीं वहाँ जाकर फ़ायदा ही क्या। इसलिए मैं अपने माँ पापा के जाने के बाद कभी घर नहीं आई। जब भाभी को मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, तो वहाँ जाकर बार बार अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊँ? वैसे भी शादी के बाद हर लड़की पराई हो जाती है। बस वो तो माता पिता का प्यार होता है जो बेटी को मेहमानों की तरह बुला लेते हैं, मगर मुझे तो वो हक भी नहीं मिला कि मैं अपने मायके जाकर 2-4 दिन मेहमानों की तरह रह सकूं। चलिए छोड़िए ये सब बातें। आप बताइए, आपकी नौकरी को क्या हुआ? आप पैसों के लिए दुकानदार से क्यों लड़ रहे हैं? इशिता ने फिर गुस्से में पूछा। इशिता, माँ बाबूजी के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए, जिसके लिए मैंने घर भी गिरवी रख दिया, और अब पैसे लौटा नहीं पाया, जिस वजह से घर भी हाथ से चला गया। तो हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं, और इसी बीच में नौकरी भी चली गई। अब मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मुझे कहीं और नौकरी मिल जाए। पहली वाली नौकरी में भी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम तनख्वाह में मिल रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे निकाल कर उन्हें रख लिया। अब मैं एक साड़ी की दुकान में काम करता हूँ, जिससे कम से कम इतना तो कमा लेता हूँ कि घर का खर्चा और मुन्ने के स्कूल का खर्चा निकाल पाऊँ। लेकिन सारे खर्चे करने के बाद हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचता, और पिछले 6 महीने से तो इस काम में भी नुकसान चल रहा है। इसलिए मालिक ने मुझे वार्निंग दी है कि अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि जब मैं मुश्किल समय में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रह पाया तो मुझे कोई हक नहीं है अपनी परेशानी बताकर तुम्हें परेशान करने का। और फिर मैंने गलती की है तो मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए, और यही मेरी सज़ा है। भैया, फिर से आप वही बात कर रहे हैं। आपको कोई सज़ा नहीं मिल रही। अब चलिए मेरे साथ। ऐसा बोलकर इशिता अपने भाई को अपने घर ले आई और अपने पति नवीन को सारी बात बताई। और सारी बात समझने के बाद नवीन बोला
कि भैया आप चिंता मत कीजिए, 2-3 कंपनी में मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं वहाँ बात करता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो जल्दी ही आपको नौकरी मिल जाएगी। ये लीजिए भैया कुछ पैसे और बच्चों के लिए मिठाई। नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारी मदद ले सकूँ। नमन सिर झुकाते हुए बोला। लेकिन भैया अपने होते किस लिए हैं? मुसीबत आए तो साथ देने के लिए ना, या फिर दूर भागने के लिए? और फिर जब अपने साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आसान लगने लगती है। देखना ये दिन भी जल्दी ही चले जाएंगे और फिर से अच्छे दिन आएंगे। अब तुमने कह दिया तो ज़रूर सब कुछ ठीक होगा। और नमन वापस चला गया। कुछ दिन बाद नमन को नौकरी मिल गई और घर के हालात भी सुधरने लगे। और जब उसने अपनी पत्नी नंदिता को सारी सच्चाई बताई तो उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिस ननद पर मैंने इतने सारे आरोप लगा दिए, आज उसी ने ही मुसीबत के समय बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद की। जिस ननद की कभी उसने इज्जत नहीं की, वही ननद आज उसके लिए फरिश्ता बनकर आई थी। तब नंदिता ने नमन से कहा कि चलिए हम दीदी के घर चलते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने जो भी गलतियां की हैं वो माफ़ी के लायक तो नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि दीदी मुझे माफ़ कर दे। हम लोग वहाँ चलकर दीदी को अपने साथ लेकर आएंगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, किसे साथ लाने की बातें हो रही हैं। तो पीछे मुड़कर देखा तो वो ईशिता ही थी। उसे देखकर नंदिता दौड़कर गई और उसके पैरों में गिर गई। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा, आपको कितना बुरा भला कहा, और आज आपने ही हमारी मदद की। ये बोलते हुए नंदिता रोने लगी। भाभी आपको अपने किए पर पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। पिछली बातें भूल जाइए। बुरा वक्त था जो बीत गया। बुरे वक्त को याद करके मैं अपना आज ख़राब नहीं करना चाहती। और अब माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। बस मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे मेरा मायका वापस मिल गया। क्योंकि एक बेटे के लिए उसका मायका क्या मायने रखता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बेटी जिस घर में पैदा होती है वहाँ 20-25 साल तक रहती है और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपने मायके में पैर भी ना रख पाए, तो इससे बड़ा दुख एक बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बेटी अपने मायके अपने माता पिता या भाई भाभी से कुछ लेने जाती है। वो सिर्फ वहाँ जाती है तो अपनी बचपन की यादों को याद करने, उन पुरानी यादों को एक बार फिर से जीने जो उसने उस घर में बनाई थी। लेकिन उसे गलत समझ लिया जाता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।